आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ बेटा। तो यहाँ पर अपन ने पहले से पढ़ा हुआ है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब टू पॉजिटिव चार्ज हैं अपने पास में या फिर टू नेगेटिव चार्जेस हैं तो इनके बीच में एक रिपल्शन का फोर्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, टू सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, यदि दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वी नो दैट कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। ठीक है, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और यदि सिमिलर चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब रिपेल करने के लिए एक फोर्स लगा रहे होंगे और ये अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये तो नेचर हो गया। ठीक है, कि यहाँ पर एक रिपल्सिव नेचर का फोर्स लग रहा है और यहाँ पर एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ पर अपन ने ये तो देख लिया कि यहाँ पर फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका नेचर कैसा है, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स है तो यहाँ पर उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर यदि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया था साइंटिस्ट कूलम ने, जिसको अपन कूलम्स लॉ के नाम से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि कूलम के माइंड में ये थॉट आया कहाँ से, फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं अपन। किसी भी बॉडी के पास बेटा, हर बॉडी के पास में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एक तो होता है उसके पास में मास एंड सेकंड इज चार्ज। ठीक है, फर्स्ट इज मास एंड सेकंड इज चार्ज। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं हर बॉडी के पास में, सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ का अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है। तो न्यूटन ने क्या बताया था बेटा, अपन ने 11th क्लास में जो पढ़ा हुआ है उसमें अपन ने देखा कि बॉडी के पास में जो प्रॉपर्टी होती है मास की, तो यदि मेरे पास में दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 m2 और इनके बीच का सेपरेशन है r, तो अपन ने पढ़ा हुआ है 11th में कि न्यूटन के अकॉर्डिंग इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो मास के थ्रू अप्लाई हो रहा है। हर बॉडी के पास में दो प्रॉपर्टी है, मास और चार्ज। तो यहाँ पर जो न्यूटन्स ने फॉर्मूला बनाया हुआ है यहाँ पर फोर्स के लिए, ये कौन सा फोर्स है, जो बॉडी मास के थ्रू एक्सर्ट करती है एक दूसरे पर। ठीक है, अब मास में कोई भी प्लस या माइनस तो नहीं होता। ठीक है, मास तो केवल मास होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि मास को लिया जाए तो मास के थ्रू बॉडी एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है, ओनली अट्रैक्शन। ठीक है, नॉट रिपल्सिव। यहां पर केवल एक ही फोर्स देखने मिलता है, अट्रैक्शन का। तो मास के थ्रू बॉडी जो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एंड चार्ज के थ्रू जो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो या फिर कूलम्स लॉ भी बोल सकते हो। तो यहां पर जो अपन ने देखा कि बॉडी के पास में दो प्रॉपर्टी हैं, उन दोनों प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करती है बॉडी, फोर्स एक्सर्ट करती है। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया वहां पर, ग्रेविटेशन में थोड़ा सा देखें तो अपन ने बताया था कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दैट इज कि मास का जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। यदि मास ग्रेटर हुआ तो फोर्स भी ग्रेटर होगा। यदि दो प्लैनेट्स हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। यदि यहां पर मासेस स्मॉल है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी स्मॉल होगा। एंड सेकेंड इज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट अपन को न्यूटन्स ने दिए हुए थे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, यहां पर ये जो लॉ दिख रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर न्यूटन्स ने मास के थ्रू लगने वाले फोर्स को डिफाइन किया हुआ है, इसी फॉर्मूले को देखते हुए कूलम ने एक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स भी यहां पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो जिस टाइप से यहां पर अपन ने न्यूटन्स लॉ पढ़ा हुआ है, सिमिलरली कूलम्स लॉ चलेगा, बट एक ही डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव। ठीक है, यहां पर केवल अट्रैक्टिव नेचर होता है
यदि वो मास के थ्रू फोर्स लगा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड ऑन देयर नेचर, कि चार्जेस किस टाइप के हैं, सिमिलर चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स ने क्या बताया हुआ है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ से तो यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यदि अपने पास में दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, अपने पास में दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक, Q1 रखा हुआ A पर, Q2 रखा हुआ B पर। अब Q1 का नेचर क्या है वो नहीं पता, Q2 का नेचर क्या है वो नहीं पता, अपन ये नहीं जानते यहाँ पर कि ये दोनों सिमिलर हैं या दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही टाइप के फोर्स हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन देयर नेचर, किस टाइप का नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि इसमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब देखिए यहाँ पर या तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बोल सकते हैं, या फिर मैं यदि एक ही वर्ड में बोलना चाहता हूँ तो डायरेक्टली मैं क्या कहूँगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, यदि मुझे अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं बताना है तो मैं डायरेक्टली क्या कहूँगा यहाँ पर कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज F is directly proportional to the product of their charges, that is Q1 into Q2। ठीक है, ये है अपने पास में फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, दैट इज यदि चार्जेस ग्रेटर होंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। यदि चार्ज स्मॉल होगा तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स भी स्मॉल होगा। यदि फॉर एग्जांपल मैंने कहा Q1 बिकम्स ट्वाइस, मैंने कहा Q1 टू टाइम्स हो गया तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, ऑल्सो बिकम्स टू टाइम्स। ठीक है, यदि Q2 बिकम्स टू टाइम्स देन फोर्स ऑल्सो बिकम्स टू टाइम्स। बट यदि मैंने कहा कि Q1 टू टाइम्स हो गया और Q2 थ्री टाइम्स हो गया देन फोर्स बिकम्स सिक्स टाइम्स, 2 into 3 that is 6 times। ओके, तो फोर्स बिकम्स 6 टाइम्स। तो ये अपने पास में फर्स्ट स्टेटमेंट फोर्स के लिए कि फोर्स जो है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा बॉडी का उतना ही ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे अपन ने ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा हुआ है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी। ठीक है, तो वो मास के थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा था, यहाँ पर चार्ज के थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेकंड इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, F प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे चार्जेस के बीच का, उनके बीच का जो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स होगा वो उतना ही ज़्यादा कम होता चला जाएगा। ठीक है, तेजी से कम होगा। कैसे, देखिए यदि मैंने कहा मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो क्या मिलने वाला है, यदि मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो 2r स्क्वायर, देन वी हैव F प्रोपोर्शनल टू 1/4r स्क्वायर, मीन्स जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा यदि तुमने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो यदि अपन डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स कितना डिक्रीज हो जाएगा बेटा, 1/4 टाइम डिक्रीज हो गया, तो बहुत ही तेजी से डिक्रीज हुआ यहाँ पर फोर्स। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड द इनवर्सली proportional to the square of the distance between them। ठीक है, force is directly proportional to product of their charges and square of the distance between them। ठीक, तो ये हो जाता है अपने पास में कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर, यदि मैंने यहाँ पर
प्रोपोर्शनल का साइन अलग कर दिया तो मुझे पता है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट इंक्लूड होने वाला है, बट ये जो कांस्टेंट लेना है बेटा अपन को क्या लेना है, स्मॉल के, कैपिटल के नहीं लेंगे, स्मॉल के लेकर के चलेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, वेयर के इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलम ने बताया हुआ है इसीलिए इसको कूलम्स कांस्टेंट बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ जाती है अपनी के की। अच्छा, इस के की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट में इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो अपन कांस्टेंट देख रहे हैं यहाँ पर के, जो कि एक कूलम्स कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है एसआई सिस्टम की, यदि अपन बात कर रहे हैं तो एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जो अपन एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। यदि मुझे फ्री स्पेस का परमिटिविटी रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए एप्सिलॉन के साथ में नॉट लगाना होता है। केवल परमिटिविटी की बात करें तो केवल परमिटिविटी क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। बट यदि मैंने एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन के साथ में एक यदि मैंने यहां पर नॉट लगा लिया, एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो ये डिफाइन करता है कि ये किस मीडियम की परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस या एयर मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, बट यदि केवल एप्सिलॉन लिखा हुआ है दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, किसी भी अदर मीडियम की परमिटिविटी है अदर देन एयर, बिकॉज एयर मीडियम की परमिटिविटी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स वैल्यू भी होती है बेटा अपने पास में, विच इज 8.854 इंटू 10 की पावर -12, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। अब बात करें इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो इसकी यूनिट के लिए अभी देखते हैं यहाँ पर, यदि मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने k की वैल्यू कितनी पुट कर दी, यदि मैंने यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो अब ये बताएं यदि मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज देता हूँ, इस f को यहाँ भेज देता हूँ, तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देन मुझे यदि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो क्या दिख रही है बेटा, यहाँ पर F मीन्स फोर्स दैट इज न्यूटन, Q1 इज चार्ज, और चार्ज की यूनिट अपन पढ़ चुके बेटा लास्ट क्लास में, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो कूलम एंड कूलम कितना हो गया बेटा, कूलम स्क्वायर, अपॉन फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी अपन ने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये अपने पास में एक फाइनल फॉर्मूला आ चुका है कूलम्स फोर्स के लिए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस whose वैल्यू इज 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये कंप्लीट अपना हो जाता है। अब आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि यदि मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं बेटा। देखिए यदि मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है 3.14 होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या मिल गई है बेटा, वहाँ पर देखा अपन ने 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ओके, तो ये सारी वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरे पास में जो आंसर निकल कर आता है बेटा ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर सकता हूँ विथ 9 इंटू 10 की पावर 9। देन द फोर्स बिकम्स 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी एक कूलम्स फोर्स बन जाता है, ये भी एक कूलम्स फोर्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल में यदि आपको यूज़ करना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड कूलम्स लॉ देखिए तो अपने पास में ये रहा। ठीक है, बट ये जो कूलम्स लॉ अभी अपन ने फाइंड किया है, ये अपन ने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है कि ये दोनों चार्जेस कहाँ पर रखे हुए बेटा, एयर मीडियम रखे हुए हैं, एयर मीडियम में आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो अपन के पास में फॉर्मूला मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री स्पेस और एयर मीडियम को। देन यदि मैंने कहा कि मैंने मीडियम चेंज कर दिया, मैंने कहा अदर मीडियम की बात करते हैं, तो इन अदर मीडियम में कूलम्स फोर्स क्या होना चाहिए, तो अदर मीडियम में मेरा जो कूलम्स फोर्स है बेटा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैंने अभी क्या बताया था कि यदि अदर मीडियम के लिए परमिटिविटी की बात करते हैं तो अदर मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन होती है। तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अदर मीडियम। ठीक है, यदि दो चार्जेस अदर मीडियम में रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा बेटा। यदि एयर मीडियम का फोर्स है देन 1/4 पाई एप्सिलॉन करना है, एप्सिलॉन नॉट करना है। यदि अदर मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन रखना है। ठीक है, केवल एक नॉट लगाना है आपको एयर मीडियम के लिए और यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है यदि अदर मीडियम है तो। ठीक है, चलिए आगे चल के अपन इस एप्सिलॉन की वैल्यू भी फाइंड आउट करने वाले हैं, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था बेटा आपका कूलम्स लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिए।